हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर, एंड आज फाइनली ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। कई दिनों से बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, कई दिनों से बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि फंक्शंस जो इतना हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है ये फाइनली कब खत्म होने वाला है। तो यार कल वो खत्म हो चुका है। आज हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी बिगिन होने वाली है, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा और बहुत एक मेजर पोर्शन है आपके जेई के सिलेबस का। ठीक है, सो दिल थाम कर बैठना क्योंकि आज इसका बस बिगनिंग है। ठीक है, आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आपने 10th क्लास में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं वाकई बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। ठीक है, भले ही वो आपको लगता होगा 10th क्लास में कितना बड़ा यहाँ पे जो है एक चैप्टर होता था वो। ठीक है, लेकिन 11th क्लास के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो उस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या जेई के अंदर हमें बेसिक नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन कभी मिले हैं क्या। तो आपको ये देख के बहुत ही हैरानी होगी कि आज के लेक्चर में हम पहले लेक्चर के अंदर ही जेई के क्वेश्चंस एक्चुअली डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है कि यहाँ पर हम एक्चुअली हमेशा ये जो मान के चलते हैं कि जेई में कुछ ना कुछ बहुत एडवांस चीजें आती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, सो उनका डिस्कशन आज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं कि 11th क्लास में इतना बड़ा पोर्शन अलग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे लेक्चर्स सारे पसंद आते हैं, अगर आप यहाँ पे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो कर भी रहे हो, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल गलत बात है। आप जल्दी से अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पे होने वाले कोई भी सेशंस मिस आउट ना हो। मैं जानता हूं यहाँ पे कुछ बच्चे नए हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर शायद मुझे पहले पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, तो उन्हें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 साल मुझे हो चुका है इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ाते हुए। अगर आपको हमारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखना है तो वो भी हमने यहाँ पे बच्चों को एक्सेसिबल करा के रखे हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे जेई लाइव डेली 1.0 के लेक्चर्स देख सकता है। लेकिन ये क्या है बच्चों, दिस इज जेई लाइव डेली 2.0, दिस इज जेई लाइव डेली 2.0 which is giving you even better content, better understanding and a lot more questions than we were able to cover in last year। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये होगा कि आप इस साल के लेक्चर्स को लाइव फॉलो करें। अगर आपने यहाँ पे टाइम टेबल नहीं देखा है तो आप उस टाइम टेबल को भी एक बार देख के जाना। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो रेगुलर टाइम टेबल हमने सेट करके रखा है आपके चैनल के ऊपर, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी जेई के जितने भी एजुकेटर्स हैं जो आपको इतने पसंद है, आप यहाँ पे रेगुलरली उनको फॉलो करते हो, आपके जो यहाँ पे लाइक्स है ना, वो देख के हमें पता चलता है कि आपको वाकई यहाँ पे पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे बच्चे अगर एक्साइटेड हैं तो जल्दी से लाइक तो बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बिगिनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको पता क्या होना चाहिए कि यार एक और पैरेलल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप एक रेगुलर कोर्स में हम सब टीचर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हो। वहां पर आपको जो मटेरियल मिल रहा है सॉल्व करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेस अटेंड करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोटा के कुछ जाने माने एजुकेटर्स भी अब पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग डीसी पांडे सर, जिनकी आप फिजिक्स की बुक पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स बच्चों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। डू गिव इट अ ट्राई। आप अगर वहां पर देखोगे कि कितनी ज्यादा आपको फ्रीडम है कोर्सेज सिलेक्ट करने की, पढ़ाई करने की, तो आपको मतलब एक अलग ही लेवल पे मजा आ जाएगा जेई की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने जो कुछ बुक्स नजर आ रही है, क्या आपको पता है, क्या आपने इनके बारे में कभी सुना है। यहाँ पर सिंगेज पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं। ठीक है, और पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, वायले की बुक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो ऑथर्स हैं जो इन बुक्स को लिख चुके हैं वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, दैट टू एट अफोर्डेबल रेट, तो आपने कभी भी इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। लेट मी जस्ट टेल यू कि रेट क्या है यार। यहाँ पे आपका जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का बच्चों यहाँ पे प्राइस है, अगर आपको यहाँ पे समीर लाइव कोड यूज करते हो जो आपको 10% डिस्काउंट देगा, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तो आपका यहाँ पे 2 साल का प्राइस जो है, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे मेरे ख्याल से 11th वाले हैं, इसलिए मैं यूजुअली 2 साल का प्राइस यहाँ पर आपको बताता हूँ। 2 साल का बच्चों जो आपका प्राइस है वो हो जाता है यहाँ पे 32,400। नाउ दैट इज रियली अमेजिंग, है ना। आप इतने अफोर्डेबल रेट में अगर यहाँ पे बुक्स के ऑथर से, अनअकैडमी जेई की पूरी टीम से, कोटा के एजुकेटर से पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हो,
वो भी इस रेट में ज्वाइन कर रहे हो, देन आई गेस दिस डज नॉट डिजर्व इवन अ सेकंड थॉट। आपने ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बारे में जल्दी से जल्दी सोच लेना चाहिए। लेकिन अनअकैडमी जेई चैनल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अनअकैडमी जेई चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे फ्री में एजुकेशन ले पा रहे हैं। ठीक है, सो डू स्प्रेड द वर्ड। ये खास करके अनअकैडमी जेई चैनल बच्चों, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर एक मंथ में 1350 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया जिनकी ये सिचुएशन है और हम उन बच्चों तक स्पेशली अनअकैडमी जेई चैनल के थ्रू पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो डू स्प्रेड द वर्ड, दीस स्टूडेंट्स आल्सो डिजर्व एजुकेशन। ठीक है, लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को जरूर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। आपको अलग ही लेवल पे फील आएगी, अलग ही लेवल पे मजा आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आपको कुछ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है? क्या आपको पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ना क्यों स्टार्ट किया? हम यहाँ पे कुछ तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है, और उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेपर के ऊपर ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। ठीक है, तो पहले इस कहानी से स्टार्ट करते हैं जो मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी 10th क्लास के टीचर्स से सुन के रखी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आज सुनो। ठीक है, यहाँ पर एक सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है, कि आपके पास में एक बहुत बड़ी ट्री है, बहुत ही बड़ी ट्री है। ठीक है, आपके पास में AB नाम की एक ट्री है जिसकी आप हाइट फाइंड करने का एक जो है टारगेट लेके चले हो, मुझे इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, एक टेप लेके, है ना, एक स्केल लेके ट्री के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप और भी कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो जो हमने यहाँ पे जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का लॉजिक यूज करके अपने ट्री की हाइट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में पहले सुनते हैं, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अगर AB की हाइट बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ पे ऊपर तक चढ़ते नहीं आ रहा, तो आप इंस्टेंट क्या कर सकते हो, एक छोटी सी स्टिक यहाँ पर वर्टिकली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब स्टिक की हाइट निकालना तो बहुत ही आसान है ना, स्टिक काफी छोटी है। ठीक है, स्टिक मतलब बेसिकली लेट अस से एक पर्सन के हाइट के बराबर है। ठीक है, तो भी चलेगा, उसकी हाइट निकालना आसान है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राउंड के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट डिटरमाइन कर पाऊं जहां से स्टिक के टॉप को देखता हूं, तो उसी डायरेक्शन में मुझे ट्री का टॉप भी नजर आता है। मैं अगर कोई एक ग्राउंड के ऊपर सी पॉइंट इस तरह से ढूंढ पाता हूं जहां से स्टिक के टॉप को देखने पर ट्री का टॉप भी नजर आता है, तो वो बुक के ऊपर, वो एक पेपर के ऊपर कुछ इस तरह का डायग्राम जनरेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे यहाँ पे कि वर्टिकली ऊपर जाके ट्री की हाइट गिनना तो काफी मुश्किल काम था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीजें मेजर करना तो काफी आसान होता है। ग्राउंड के ऊपर चीजें मेजर करना काफी आसान है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या आप मुझे यहाँ पे B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करके बता सकते हो क्या? क्या आप मुझे यहाँ पे B से लेके C तक का डिस्टेंस BC फाइंड करके बता सकते हो? यस, दिस इज इजी बिकॉज दिस इज ऑन द ग्राउंड। और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे मुझे बताओ Q से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या आप ये भी डिस्टेंस बड़ी आसानी से बता सकते हो? ये तो आपके स्टिक के फुट का डिस्टेंस है ना, ये भी बताना बहुत ही आसान है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि हम बेसिकली अब 3 अलग-अलग डिस्टेंसेस यहाँ पे जान चुके हैं। स्टिक की लेंथ हमने पहले से पता कर ली थी। उसके बाद में स्टिक का जो बेस है वो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना दूर है, और जो ट्री का बेस है वो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना दूर है, ये दोनों चीजें भी हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर ली। तो सिमिलर ट्रायंगल का नॉलेज हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन जनरेट करके देगा, जल्दी से सोच के देखो। यही एसेंस है ट्रिग्नोमेट्री का। यही एसेंस अगर आप समझ जाओगे तो आपको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का एक आनंद जो है ना वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो, मैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल में यहाँ पे देख सकता हूँ। एक ट्रायंगल बच्चों आपको लेना है A, B और C, और एक ट्रायंगल लेना है आपको यहाँ पे जो उसी के सिमिलर है, विच इज P, Q एंड C। अब ये हम जूनियर क्लासेस पहले से पढ़ चुके हैं कि 2 ट्रायंगल्स अगर हमारे पास में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज सेम एज PQ अपॉन QC, ये इक्वल आएगा। अब हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर AB की लेंथ निकालने की कोशिश ही नहीं करी। हमने बोला AB का लेंथ निकालना मुश्किल है, हम AB के लेंथ को फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर 3 लेंथ्स जो हम यहाँ पे फाइंड करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि यार ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, अच्छा तो अगर आपको यहाँ पर ये स्टोरी समझ में आई है, अगर आपको यहाँ पे बेसिक ये रिलेशन समझ में आया कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में
जो रेशोज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बार सोच के बताओ कि अगर यहाँ पे ट्री के प्लेस में लेटर से आपको किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है ना, किसी घर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ट्री से थोड़ी छोटी है, लेकिन आप फिर से वही चीज कर सकते हो ना, आप ये एक्टिविटी बार बार रिपीट कर सकते हो और आपको यहाँ पे वर्टिकली प्लेस कुछ अगर यहाँ पे इमारतें हैं तो उनकी हाइट भी फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेशो को कुछ नाम देना स्टार्ट कर दूं, यहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। क्यों ना मैं इस रेशो को कुछ नाम देना स्टार्ट करूं। तो हम यहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रेशो है ना, ये कांस्टेंट रहता है अगर मैं अपने एंगल को चेंज नहीं करता हूं तो। लेट्स से मैंने अपने एंगल यहां पे थीटा मान के रखा है, अगर मैं इस एंगल थीटा को चेंज नहीं करूंगा तो ये रेशोज जो मैं लिख रहा हूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये चेंज ही नहीं होते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो हमने सोचा कि इस रेशो को कुछ नाम दे देते हैं। इस रेशो को हमने नाम दिया है tan थीटा। क्या नाम दिया है हमने इसको? इस रेशो को हमने tan थीटा नाम दिया है, ठीक है। पर क्या इस ट्राइंगल में केवल यही दो साइड्स के रेशो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, हमने जिनके सभी के नाम रख दिए हैं, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल को बच्चों अगर आप यहाँ पे अब स्टडी करना स्टार्ट करोगे, क्या यहाँ पे एक फील आ रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो स्टिक है और जो आपकी ट्री है वो वर्टिकली ऊपर जा रही है, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर अगर स्लॉन्टेड ट्री है तो उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में आपकी ट्री जो है वो स्ट्रेट ही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रख दिए, कुछ ना कुछ चीजें हमने पहले से डिफाइन कर दी, वो आपको माननी पड़ेंगी और उनके नाम जो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया जो आया है वो क्या है कि मैं अपने जो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रेशो हैं उनके नाम रख देता हूं, और उनके नाम मैंने यहाँ पे थीटा की मदद से ही रखना चाहिए, क्योंकि थीटा चेंज करते हैं तो रेशो चेंज होते हैं, थीटा सेम रखते हैं तो रेशो सेम होते हैं, मतलब चीजें थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम रखना स्टार्ट किए। हमारे पास में टोटल 6 अलग अलग नाम है यहाँ पे। सबसे यहाँ पे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है यहाँ पे अपोजिट वाला साइड, थीटा के अपोजिट वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी के बराबर, ठीक है। ये कहानी आपकी 10वीं क्लास की है, अगर कोई 9th या 10th का बच्चा भी अगर इसको देखेगा तो भी इसको ये वाला लेक्चर तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? This lecture will actually provide us with a bridge to understand why 10th class knowledge is not sufficient to tackle the questions that we want to do in 11th class. This is that lecture. ये लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए यहाँ पर सारी बातें सुनना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी बात क्यों इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई ये जो बेसिक नॉलेज है इसके ऊपर भी जेईई में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है बच्चों आपकी ए बी अपॉन ए सी के बराबर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। वैसे हमने यहाँ पे एक नाम रखा हुआ है कॉस थीटा, इनके पूरे पूरे नाम भी हैं, जैसे कि पहला वाला SINE है, दूसरा वाला कोसाइन है COSINE, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तीन तीन का शॉर्ट फॉर्म बना के उनको याद रखते हैं। ये क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा BC अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। और एक तो रेशो हमने यहाँ पे बहुत ही फेमस वाला लिख लिया है विच इज tan थीटा, इसका भी पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। वो क्या बनता है यहाँ पे दैट बिकम्स योर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा आपका कितना AB अपॉन BC के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी तीन चीजें लिख चुका हूं, मैं उन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियोज भी लिख सकता था, ये हमने ऑब्जर्व किया और हमने उन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियोज के भी नाम पहले से रख दिए, ठीक है। तो आपके उसमें जो फोर्थ है दैट इज कोसेक थीटा विच इज एक्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AB के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीकेंट थीटा, सेक थीटा, जो यहाँ पर होता है रेसिप्रोकल कॉस का, ये हो जाएगा AC अपॉन BC के बराबर। और लास्ट जो है आपका दैट इज कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, वो हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल विच इज BC अपॉन AB के बराबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई है, हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल का डिस्कशन हम आगे चल के करने वाले हैं। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ एक रेशो फाइंड किया है। किसका रेशो फाइंड किया है? साइड का रेशो फाइंड किया, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास में अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे आपके साथ में ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशंस अगर शेयर कर चुका हूं, तो नेक्स्ट काम यहाँ पे आप एक कर सकते हो कि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कुछ ना कुछ रिलेशंस फाइंड कर सकते हो। हाउ इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा रिलेटेड?
हाउ इज tan थीटा एंड secant थीटा रिलेटेड, ऐसे हम कुछ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं और उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये इतनी बेसिक है कि ये फंडामेंटल हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के लिए फंडामेंटल हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो यहाँ पे सारे बच्चों को पता है ना, जो भी यहाँ पे 11वीं का बच्चे है उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आता कहां से? यहाँ पर आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और वैसे ही जो आपकी तीसरी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों आपकी आइडेंटिटीज हैं ये एक्चुअली सेम इक्वेशन को कन्वर्ट करके बनी गई है। ये कहां से आती हैं? ये आपकी आइडेंटिटीज जनरेट होती हैं जब आप पाइथागोरस थ्योरम को कन्वर्ट करते हो रेशोस की मदद से, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगा इस केस में। जल्दी से यहाँ पे देखो कि आप अगर इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल को देखोगे तो आप एक इक्वेशन मुझे बता सकते हो जो हम बहुत पहले से यूज करते आए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, तो मुझे यहाँ पे रेशोज जनरेट करने पड़ेंगे। रेशोज कैसे जनरेट होते हैं? किसी भी एक आप यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड कर रहा हूं कि मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 1 हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पे देख के बताओ कि AB अपॉन AC कितना है? AB मतलब थीटा के सामने वाली साइड, AC मतलब हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है ना, इसलिए ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और BC अपॉन AC, BC क्या है आपका थीटा का एडजेसेंट साइड, तो BC अपॉन AC का नाम हमने पहले से रखा हुआ है, हमने डिफाइन कर दिया है इसको, ये कितना होता है कॉस थीटा, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये फंडे सारे बच्चों को पता है ना पहले से? आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को यहाँ पर कुछ नया लगना चाहिए एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न। क्वेश्चन में आप हिल जाओगे वो बात अलग है, लेकिन थ्योरी में आप नहीं हिलोगे। थ्योरी में आप बहुत प्रैक्टिस करके आए हो, आपने यहाँ पे शायद बचपन मतलब 10वीं क्लास में है ना आर डी शर्मा पूरी सॉल्व कर ली होगी, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर ली होगी, एनसीईआरटी सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई आईसीएसई बोर्ड का है तो उसने कोई और बुक सॉल्व करी होगी, ठीक है। लेकिन ये सब में आपको ये बेसिक कंटेंट मिलता है, ठीक है। और तो मजा आ रहा है ना, जो भी हमें समझ में आता है उसके अंदर मजा तो आ ही जाता है, ठीक है। और ग्रेट, तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी इस तरीके से एक्चुअली कन्वर्टेड फॉर्म है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। सेकंड में भी आप सेम ही काम करोगे, यहाँ पे आप किसी और वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो एक बार और मेहनत कर लेते, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये करके आपके पास में AC का स्क्वायर तो आता ही है, हमें पता ही है। क्यों ना मैं यहाँ पे अभी BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। इस बार मैं BC के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। अब ये रेशोज आपने क्योंकि अभी अभी देख लिए तो इनको आप बस लिख दो, AB अपॉन, AB मतलब सामने वाली साइड, BC मतलब पास वाली साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है आपका tan वाला रेशो, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और क्या यहाँ पे AC अपॉन BC को आप रेसिप्रोकल देख पा रहे हो BC अपॉन AC का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos, cos का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सीकेंट, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। आसान है ना। तो अगला वाला अगर मैंने डिराइव नहीं किया तो भी आप खुद से कर लोगे, राइट, क्योंकि हम बढ़ना चाह रहे हैं अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो आप अगर इस बार डिवाइड कर देते हो बच्चों बचे हुए वैल्यू AB स्क्वायर से, है ना, अभी हमने इसके पहले डिवाइड किया था BC स्क्वायर से, उसके पहले हमने डिवाइड किया था AC स्क्वायर से, अभी AB स्क्वायर से डिवाइड करना बचा है। अगर आप AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके इसमें ये पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर? ओनली एनसीईआरटी सॉल्व की थी 10th क्लास में, ओहो निधि कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो आज यहाँ पर आपको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा बिफोर वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, जो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो मुझे। हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि कॉट, कोसेक और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं टैन, साइन और कॉस के। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, जो पड़ेगी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आप कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकते हो, आप कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, आप सीकेंट को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है,
ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो आप अलग से नोट डाउन करके रख सकते हो वो क्या है कि हम tan को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एंड आई गेस दिस वाज मोस्ट फेवरेट अप्रोच ऑफ एनी 10th क्लास स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन आया साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, है ना, साइन कॉस में चेंज कर दो वो हो जाएगा सॉल्व, है ना। इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्व करके देखो कि आप जब यहाँ पे साइन थीटा का जो रेशो है और जो कॉस थीटा वाला जो रेशो है उनको अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट होके जो यहाँ पे आपके पास में साइड्स बचती हैं उनका रिजल्टेंट tan थीटा ही आता है, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आपके उसमें बचेगा केवल कितना, आपके पास बचेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज ऑलरेडी कॉल्ड tan थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। दिस इज द बेसिक नॉलेज जो सारे बच्चे 10th क्लास तक ले चुके होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये नॉलेज है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी अगर दूंगा तो आप मुझे लाइव चैट में उसका आंसर निकाल के बता सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आज का पहला सवाल, ABCD में से क्या आंसर आना चाहिए, मैं नहीं सॉल्व करूंगा इसको, मुझे यहाँ पे आंसर बताओ सारे बच्चे लाइव चैट के अंदर, ABCD में से क्या आंसर आना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास में यहाँ पर अभी आपका रिजल्ट आया नहीं आया पता नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि 10th क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री में माहिर थे। इनफैक्ट मैंने प्लस पे भी जब एक बार मैंने पोल रन किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया वहां पे, कि आपको क्या लगता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कितने अच्छे हो, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे यस मार्क किया, ये बोला कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अनअकैडमी जेई चैनल पे भी इस तरह के ही हमारे साथ बच्चे जुड़े होंगे जिनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होगा 10th में, ठीक है। ट्राई करो सारे बच्चे और आंसर दो। तुक्का तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, एक्चुअली सॉल्व करना है बच्चों। ओके, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अर्श यहाँ पे तुक्का ही लगा रहा है, ठीक है। हिरेश तुक्का लगा रहा है बेटा बिट्टू, है ना, बिट्टू भी सबके पीछे पीछे बी आंसर दे रहा है। निरंजन है हमारे साथ में जो है ए आंसर दे रहा है, शिवेन हमें ए आंसर दे रहा है, मयंक ए आंसर दे रहा है, मार्को ए आंसर दे रहा है, राइट, ऑलराइट। सो अंशुल, है ना, और भी कई सारे बच्चे हैं जो ए आंसर पे पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है ए आंसर होना चाहिए यार, इसका इसका आंसर ए होना चाहिए। देखो कितनी सिंपल कहानी है ना, वैसे सिंपल नहीं है ना, क्योंकि यार हम यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से थोड़ी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये वैसे भी मैं आपके साथ में जो कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ ये 10th क्लास का थोड़ा ज्यादा कंटेंट है, हम यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीधे से, ठीक है। तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे क्या आप पहले वाले टर्म को, क्या आप पहले वाले टर्म को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर मैं 1 प्लस कॉस थीटा देख रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो क्यों ना मैं ये सोचूं कि इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ऐसा कोई थॉट किसी के दिमाग में आया? अगले वाले एक्सप्रेशन को मैं छेड़ नहीं रहा हूं, वो जैसा था मैं वैसा ही उसको लिख रहा हूं, ठीक है। वो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जनरेट हो रही है और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां पर मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी जो हमने यहां पर पढ़ी है, क्या हम उसको आगे पीछे करके मैनिपुलेट करके नीचे वाले एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज डू इट। साइन थीटा ऊपर है, ऊपर आपके उसमें 1 माइनस कॉस थीटा भी है, नीचे बन चुका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, साथ में आपके पास में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ऑलराइट, तो एक एक साइन अगर मैं कैंसिल कर दूंगा पहले वाले टर्म में तो एलसीएम लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर आपके हो गए इक्वल, दोनों हो गए साइन थीटा, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसल। 2 अपॉन साइन थीटा को आप लिख दो कितना, 2 कोसेक थीटा लिख देंगे, चलेगा, ठीक है। सिंपल था ना ये, सिंपल था कि नहीं, नॉट दैट टफ ऑफ ए क्वेश्चन, है ना। कंसिडरिंग कि आपने यहाँ पे एक साल तक 10th क्लास में मेहनत करी है, ठीक है। हमारे साथ में अगर कोई यहाँ पे 9th का बच्चा जुड़ा है या 10th का बच्चा जुड़ा है इस सेशन के लिए, ठीक है, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो यहाँ पे पॉज करके जो है अपने क्वेश्चन को आराम से समझ के सॉल्व करे, ठीक है। ये सेशन आपके 11th के सीनियर्स के बच्चों के लिए है, ठीक है, उनको ये सब आता है करते, ठीक है। सो अदर स्टूडेंट्स हु आर हियर एंड आर इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड शुड एक्चुअली रिलैक्स
एंड टेक देयर ओन टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 2 कोसेक थीटा यहां पर आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? एलसीएम लेने से हो जाएगा, अनुराग बोल रहा है यस, आई ऑल्सो टोटली एग्री विद दैट। अनुराग से सर पहले से एलसीएम ले लेते ना, पहले से एलसीएम ले लोगे तो भी यहाँ पर आप जो बोल रहे हो वही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। लेकिन ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो पसंद आई कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ताकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ही करना है, अब समझ रहे हो ना, यहाँ पे जेई मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। ठीक है, ऑलराइट, सो एक और सवाल है आपके सामने, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a कितना होगा? एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा? जल्दी बताएं सारे बच्चे। हाँ यस यस बिल्कुल, सिकंदर यहाँ पे बोल रहा है और आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ बच्चों, आप प्रो हो एकदम ट्रिग्नोमेट्री में, एटलीस्ट आज के लेक्चर में आप प्रो हो। अगले लेक्चर में प्रो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इस लेक्चर में आप ऑलरेडी प्रो हो, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट इन इजियर वेज आई गेस। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है? अरे कार्तिक बोल रहा है कि वो अभी भी नहीं कर रहा। तो कार्तिक 10वीं में भी नहीं होते थे क्या क्वेश्चन ये वाले? अच्छा, क्या आंसर आना चाहिए इसका? यस, ओके, तो यहाँ पे एक बच्चा है हमारे साथ में, गुरु जी, गुरु नाम है उसका। ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहा है ना? ऑलराइट, टू ब्रदर स्टडी चैनल, ये क्या है भाई? ओके, ये भी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, योगू सही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो डी आंसर तक पहुंच गए, एंड आई गेस इसका डी आंसर करेक्ट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी ऑल्सो चेक कि इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फेवरेट टेक्निक में यूज करूंगा, tan और cot को sin cos में चेंज कर लो, है ना? tan और cot को sin cos में चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा सर, है ना? कुछ ना कुछ मैनिपुलेट हो गए, आप कर ही लोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ, जो आपका tan है उसको लिख दूंगा sin a अपॉन cos a। ठीक है, और जो आपका cot है उसको मैं लिख दूंगा cos a अपॉन sin a। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी अभी थ्योरी में रिवाइज भी कर ली, है ना? आई वोंट से कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन हाँ रिवाइज तो मैंने करवा दिया है आपके सारे रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, एक बार यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा और यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो ये नीचे वाला कॉस ऊपर जाके कॉस स्क्वायर जनरेट करेगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे आएगा आपके पास में एलसीएम वाला क्वांटिटी कितना, कॉस ए माइनस साइन ए। और वैसे ही आपका राइट साइड में क्या होगा, ये जो साइन ए है ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आएगा आपके पास में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अब क्या इन दोनों को मर्ज करना आसान है? इन दोनों को मर्ज करना आसान है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम, डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, बस ये दूसरे वाले में माइनस मल्टीप्लाई करके मेरे पास में एक्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जो सेकंड वाला टर्म है उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का माइनस कहाँ नजर आएगा, ये बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और जो नीचे वाला टर्म है आपका ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, वो करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, और माइनस हो गया साइन स्क्वायर ए के नीचे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब मैं अगर एलसीएम ले रहा हूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डायरेक्टली मर्ज हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो अगली टर्म में फैक्टराइज होके नीचे वाले ब्रैकेट के साथ में एक बार कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे सारे बच्चे, तो आपके उसमें अल्टीमेटली बचेगा कितना, प्लस वाला ब्रैकेट आपके उसमें बच जाएगा। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन टू टैकल, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक आइडिया ऑलरेडी डेवलप है कि हम यहाँ पे tan और cot को sin cos में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये 10th में था, हाँ सार्थक, मैं तो बोल रहा हूँ ये पूरा 10th में ही है, ये 10th में था। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 10th का नॉलेज यूज करके हमें मेंस में कोई क्वेश्चन करते आएंगे क्या, और अगर 10th के क्वेश्चन ही करके हमें 10th का नॉलेज के साथ में सारे क्वेश्चन करते आ जाएंगे तो 11th में क्यों पढ़ने की जरूरत है ना? ये दो चीजें आज आप लेक्चर में मेन करके सीखने वाले हो। ठीक है, मेनली ये सीखने वाले हो। ठीक है, चलो तो आगे आपका यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन, कांग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी इसका मतलब मेंस का क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, राइट? तो एक बार मुझे मेंस के क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताएंगे सारे बच्चे। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ये हमारा लेक्चर 1 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का।
ठीक है। हर लेक्चर में हम यहाँ पे अब मेंस और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। कई सारे बच्चे एक्चुअली फंक्शंस चैप्टर में भी चाह रहे थे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस करें, लेकिन फंक्शंस चैप्टर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस थोड़े से हमें कम मिल रहे थे। यहाँ पर हमें डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उनको रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट वाले से भी बेटा आप माइनस निकाल सकते थे, है ना, यूनिक जैन, बिल्कुल आप निकाल सकते थे। थोड़ा और टाइम चाहिए कार्तिक को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, प्लस पे कैसे जाएंगे अनुराग सिंह? अनुराग बेटा चलो मैं क्लास के एंड में एक बार बताऊंगा, तब सुन लेना, ठीक है? अभी तो लेक्चर अटेंड कर लो। डिग्री और रेडियन कब होगा? अगले क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हमें जितनी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो भी आती है कि नहीं आती है, क्या हम भूल गए तो नहीं, है ना? आज के लेक्चर में मेजरली हम ये करना चाहते हैं, ठीक है? इसका आंसर आना चाहिए बी। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपने एक्चुअली 10th क्लास में सॉल्व कर लिया होगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑफ ए क्वेश्चन, है ना? लेकिन मेंस में आया ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, हम तो खुश हो गए। हम तो यहाँ पे जो दिमाग में लेके बैठे हैं कि जेई मेंस और एडवांस में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे बीच बीच में लेक्चर में क्वेश्चन करके हमें अच्छा लगता है, ठीक है? तो हम ऐसी चीजें करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे tan और cot नजर आ रहा है, लेकिन मैं इस बार sin cos में चेंज नहीं करना चाह रहा। मैं cot को 1/tan लिखना चाह रहा हूँ, उससे ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पर जो पहले वाले cot है उसको भी 1/tan लिख रहा हूँ, ठीक है? और जो दूसरा वाला cot है उसको भी मैं 1/tan लिख रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट, और नीचे आपके उसमें 1 माइनस tan आ गया, ठीक है? आराम से समझेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब बताओ मुझे यहाँ पे एलसीएम लेके अगर आप ये tan थीटा tan a ऊपर ले जाते हो तो आपके उसमें कितना आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा tan स्क्वायर a, और नीचे आएगा आपके पास में यहाँ पे tan a माइनस 1। और उसी तरह से अगर आप अपना अगला वाला सिंप्लीफाई करते हो तो आपके उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है tan a डिनोमिनेटर में, और 1 माइनस tan है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के अंदर साइन का लोचा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा साइन मैनेज करना पड़ेगा खुद से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना एलसीएम एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा एलसीएम यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्म दिख रहा हूँ उसी को एलसीएम मान लूं, या एलसीएम के अंदर ऐसा करते हैं, मैं यहीं पे करता हूँ, मतलब आप लोगों को पेज चेंज करने की वजह से जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखें सारे बच्चे, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं एलसीएम ले रहा हूँ tan a इंटू tan a माइनस 1 के बराबर, ठीक है? अगर मैं ये एलसीएम लूंगा तो tan a आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, tan a मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan क्यूब a, और क्योंकि मैंने यहाँ पे tan a माइनस 1 एलसीएम लिया है इंस्टेड ऑफ 1 माइनस tan a, तो यहाँ पर आपका माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आपके पास में आएगा tan क्यूब a माइनस 1 न्यूमरेटर में, ठीक है? a क्यूब माइनस b क्यूब से इसको ओपन करते और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आई होप सारे बच्चों को पता है। a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में प्लस आता है, प्लस tan a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कितना जा रहा है? डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पर जो एलसीएम था दैट वाज tan a इंटू tan a माइनस 1, ठीक है? तो एक ब्रैकेट तो मैं कैंसिल करके खुश हो जाऊंगा, ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल। अब यहाँ पे tan a से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन tan a से डिवाइड करने के पहले आप एक काम कर सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप सीकेंड स्क्वायर a लिख सकते हो, ठीक है? 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सीकेंड स्क्वायर a, अलग से tan a आपके पास में है। अगर आप अब डिवाइड करना चाह रहे हो tan a से, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिख दूं। तो जब आप यहाँ पे पहले वाले को सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास में आता है यहाँ पे सीकेंड a इंटू कोस a। आप यहाँ पे देखोगे कि डिनोमिनेटर में आपको साइन और कॉस मिलेगा और साथ में आएगा आपके उसमें 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका सीकेंड a प्लस कोस a के, सीकेंड a इंटू कोस a के प्लस 1। क्या कहीं से कहीं तक आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेंस का होना चाहिए था? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे मेरे दिमाग में थे कि मेंस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं। हमें यहाँ पे थोड़ा अपना जो दिमाग में कचरा है उसको भी यहाँ पे जो है हटाते जाना है धीरे धीरे, ठीक है? कि भाई यहाँ पे करने लायक क्वेश्चन ही आते हैं, बस यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें जल्दी से सोच के जल्दी से आंसर मार्क करके आगे बढ़ते आना चाहिए। दैट इज द मेन की टू क्रैक योर जेई मेंस एटलीस्ट, ठीक है? आई होप ये वाला स्टेप सारे बच्चों को समझ में आया है। यहाँ पर बेटा आपको अगर नहीं समझ में आया है किसी को भी, तो यहाँ पे tan को आप चेंज करो साइन अपॉन कॉस में, और सीकेंड स्क्वायर को आप लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अगले स्टेप में आपको ये लिखते आ जाएगा। चलो तो और एक सवाल करते हैं। अब ये सवाल देख के तब भी आप एक बार बोल सकते हो हाँ चलो ठीक है सर, मान लिया हमने कि ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये देख के थोड़ा लगता है कि हाँ यार
कुछ कोशिश की गई है बच्चों को डराने की, लेकिन बस डराने की कोशिश की है, इसके अंदर एक्चुअली डरावना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्राई करें सारे बच्चे, ट्राई करें। किशोरी सिंह 10th में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, पिछला वाला क्वेश्चन ना। हाँ यस, बच्चों को यहाँ पे एनसीईआरटी याद हो जाती है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। ऑलराइट, 10th में किया था अनिक ने भी, बहुत बढ़िया। 2014 में आया था। हाँ यस बेटा, ट्राई करो इसको। बोर्ड्स एग्जाम में आया था सेम क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है। स्प्रिंट कंटिन्यू करना है, हाँ यार स्प्रिंट कंटिन्यू करना है, कुछ करते हैं उसका। शुड आई सॉल्व क्वेश्चन विद टाइमर? समर्थ बेटा, यहाँ पे एटलीस्ट जो पोर्शन आप कर चुके हो ना, जैसे कि ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आप एक्चुअली पहले समझ चुके हो, बहुत डिटेल में आपने 10th में प्रैक्टिस किए, तो एटलीस्ट इस लेवल पे आने के बाद में आपने टाइमर यूज करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली करना चाहिए, बट नॉट इन द क्वेश्चंस दैट आर न्यू एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न। अगर आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हम आगे चल के पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेस, ठीक है, उस केस में पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में सोचो, है ना, कि हम टाइमर के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें या ना करें। फंक्शंस का इसके अंदर कुछ खास यूज नहीं है बेटा, है ना, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है क्वेश्चन को, लेकिन हमने तो फंक्शंस पढ़ लिया ना काफी डिटेल में, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हालांकि स्पेस बार देने पे ये ऑटोमेटिकली एफ जो है कैपिटल हो गया है, ये एफ भी आपका क्या होना चाहिए, एक्चुअली स्मॉल एफ ही होना चाहिए, ये भी आपका स्मॉल एफ ही है। ठीक है, ऑलराइट, तो f4x माइनस f6x यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। आपका आंसर यहाँ पर जो बच्चे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही है, सलोनी बता रही है, भुवन बता रहा है, राज बता रहा है, बी आंसर इसका सही है। शालिनी आपने एक बार अपना आंसर चेक करना चाहिए जो सी बता रही है। ठीक है, बी आंसर इसका निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा? ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में, पहले एक्चुअल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे एफ के डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पे सॉरी सब्सक्रिप्ट में अगर यहाँ पे के लिखा हुआ होता है, तो आप कहाँ कहाँ के यूज करते हो? यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे यूज करते हो। तो अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 भी इतने अलग अलग लोकेशन पे यूज करोगे, यस और नो? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, जहमत बाद में उठाएंगे, पहले देखे तो सही कि बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है 1/4 इंटू के प्लेस में 4 डालना स्टार्ट करो, साइन की पावर 4 के, सॉरी साइन की पावर 4, साथ में आएगा x, ऑलराइट, साथ में आएगा x, और साथ में आ जाएगा आपका cos की पावर 4x। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे वाला जो है वो क्या है, f6 है, तो f6 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 1/6 के साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे साइन की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। क्या इस तरह के दो अलग अलग छोटे छोटे सवाल आपने 10th में सॉल्व किए हुए हैं? बिल्कुल किए हुए होंगे आपने 10th में इस तरह के दो छोटे छोटे सवाल। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप यहां पे सॉल्व करके बताओ साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आंसर आता है। ठीक है, इस केस में एक बढ़िया सी टेक्निक हमें पता है पहले से, हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर है। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे, वो एक्स्ट्रा टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो एक्स्ट्रा टर्म्स हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा कितने आने वाला है इसके अंदर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना इसके अंदर एक्स्ट्रा आने वाला है, तो मैंने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, फिर आगे 1/6 वाले की क्या कहानी है, माइनस 1/6 के साथ में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। यहाँ पर बच्चे शॉर्टकट बता रहे हैं, यस बिल्कुल बेटा आपका शॉर्टकट बिल्कुल सही है, वो मैं लेकिन बाद में डिस्कस करूंगा, नहीं तो बच्चे जो है एक्चुअल मेथड सीखेंगे नहीं कभी। ठीक है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x आपको कैसे विजुलाइज करना है, आपको इस चीज को विजुलाइज करना है बाय लुकिंग एट इट लाइक साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब, मतलब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनटू
ए स्क्वायर ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा लिखने में फायदा आपको मेरे ख्याल से दिखने लग गया होगा। यहां पर मल्टीपल लोकेशंस पे आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल रहा है, जिसको आप रिप्लेस कर दोगे 1 से अगले स्टेप के अंदर। क्लियर हो रहा है? याला समझ में नहीं आया अंकित को? अंकित यहाँ पे ऐसा इमेजिन करो कि बेसिकली दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहले आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताओ कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कितना होगा, तो आप इस ब्रैकेट के बराबर मुझे बताओ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना होगा, वो आप मुझे बताओ इस ब्रैकेट के बराबर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पेज पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू, या फिर वैसे भी मैं शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूं तो ये क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और जो आपका माइनस 1/6 है उसके साथ में देखो क्या आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपका 1 हो चुका है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन चुका है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में फिर से 1 ही आ रहा है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी आपका 1 ही है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखो आपका इसमें 1/4 आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, 1/4 माइनस 1/6, लेकिन इसके साथ में कितना आएगा, माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से कितना आएगा प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके बड़े वाले टर्म्स आपस में कैंसिल, और यहां पे एलसीएम लेके आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 1/12 एज द करेक्ट आंसर, जो आपका बी आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको करना है। लेकिन आधे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे होंगे, 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, उसमें से कम 500 बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों इतनी मेहनत, सर इतनी मेहनत क्यों, देखो हमने चुटकियों में इसका आंसर निकाल दिया। तो बाकी जो 500 बच्चे हैं जिन्होंने चुटकियों में आंसर नहीं निकाला है, वो यहाँ पर देखिए कि आप इसका आंसर ओरली, मेंस के क्वेश्चन को आप ओरली कैसे सॉल्व कर सकते थे। एंड दिस इज अ मेथड जो आप मल्टीपल लोकेशंस पे यूज कर पाओगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने की आदत डालना है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बच्चे सजेस्ट भी कर रहे हैं, सर आप ये बात नोटिस करो, है ना, जैसे इसके अंदर जो बच्चों को लॉजिक होता है वो इस तरीके से होता है, सर हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस है ना वो तो सब कांस्टेंट है, हम स्टार्टिंग में सॉल्व एक अननोन क्वांटिटी वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्वांटिटी है x, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अगर स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाते जाते अगर मुझे यहाँ पे कांस्टेंट आंसर मिल रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि वेरिएबल अल्टीमेटली कैंसल हो जाना चाहिए। अगर वेरिएबल वाली क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाएगी तभी तो आपके पास में कांस्टेंट आंसर निकल के आएगा। तो अब मुझे बताओ कि वेरिएबल वाली क्वांटिटी अल्टीमेटली अगर आपकी कैंसिल हो ही रही है तो मैं उसकी कुछ भी वैल्यू ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं उस वेरिएबल की कुछ भी अगर वैल्यू ले लूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तो कैंसिल होना है ना उसने। तो यहाँ पे सबसे अमेजिंग तरीका जो हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जो शॉर्टकट हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो क्या होगा, हम यहां पर बोलेंगे लेट, है ना, शॉर्टकट होगा यहां पे लेट x इज इक्वल टू 0, और ओरली आपका यहां पे आंसर बी निकल के आ जाएगा। अगर आपका x यहां पे 0 हो गया तो आपका उसमें बचेगा कितना, अगर cos x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर k, कुछ भी करो 1 ही आएगा, और साइन की वैल्यू 0 डालने पे 0 ही आएगी, k की वैल्यू कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आपका एफ के जो है वो 1/k बन गया। तो f4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और f6 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, इनको कर दो सबट्रैक्ट। अल्टीमेटली भी तो आप यही कर रहे हो ना, आप अल्टीमेटली 1/4 और 1/6 को सबट्रैक्ट करके ही तो आंसर निकाल रहे हो। तो आप ओरली इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। मजा आ गया? यस, एक बच्चे को चमका नहीं है अभी, सोचो यहाँ पे, है ना, संवित बोल रहा है सर 0 और 90 भी चलेगा, इसके साथ 90 भी चलेगा, 90 भी एक अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अभी हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस एटलीस्ट आते हैं तो आपको इनमें तो नंबर कमाने ही कमाने। ठीक है, चलो अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, लेट अस ट्राई दिस आउट। tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 1.5 आपको अगर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, एबीसीडी में से ट्राई करके बताएं सारे बच्चे। सेंथिल को दिक्कत आ रही है, सेंथिल कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करो, है ना, आप एक बार लेक्चर को फिर से देख सकते हो,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का लेक्चर वैसे रिलेटिवली थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा आसानी से आना चाहिए, बिकॉज दिस वॉज कवर्ड मोस्टली इन योर 10th क्लास। ठीक है, ग्रेट, ऑल राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन करके और मजा आएगा। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर मजा आ गया, शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब ये वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज कर सकते आप, है ना, ये वाले क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल राइट, हाँ कोई भी एंगल चलेगा। पंकित यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कोई भी एंगल चलेगा, लेकिन इजी वाला रखना, ऐसा मत रखना कि भाई कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज आप याद रख सकते हो, इस क्वेश्चन को लेने का बस यही रीजन है। ये नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एक आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा रहा है, हाँ इसका आंसर बच्चों बी बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे फोकस करो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर। हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। उसमें अगर आप टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड ले जाओगे तो उसी आइडेंटिटी को ऐसे लिखा जा सकता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा लिखने में फायदा क्या होगा? ऐसा लिखने से आप एक्चुअली इस पर्टिकुलर LHS को फैक्टराइज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से। तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं अब यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में ले जाऊं डिनोमिनेटर में, तो मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज देख पा रहा हूं, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। याली बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू 3/2 के बराबर है। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/3। ये कहां से लाया है? फ्रॉम गिवन डेटा। फ्रॉम गिवन डेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? अब आपके पास में दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है? tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/2। और एक आपने यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करके कैलकुलेट कर ली है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में 2 सीकेंड थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 2 सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐड करके? 3/2 और 2/3 को ऐड करके देखना जरा बच्चों कितना आएगा। ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये टोटल आपका 13 हो जाएगा ना। नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 6। अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सीकेंड थीटा का वैल्यू आ रहा है 13/12 के बराबर। मतलब आपका कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? कॉस थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 12/13 के बराबर। अगर कॉस थीटा 12/13 है तो साइन थीटा क्या हमें ऑलरेडी याद है? नहीं भी याद है तो आप यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी यूज करके बता सकते हो कि ये कितना हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में कॉस स्क्वायर के प्लेस में आप 12/13 का स्क्वायर डाल के अपना आंसर 5/13 यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में सीखने वाली, कि अगर आपको सीकेंड प्लस टेन पता है तो आप सीकेंड माइनस टेन निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके। क्लियर हो रहा है? अंकित इज आस्किंग 2/3 कहां से आया? अरे अंकित पहले तो ये देखो कि 1.5 कितना होता है? 1.5 3/2 होता है। तो अगर मैं 3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/3 हो जाएगा ना बेटा। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा ही तो आपको लिखना है यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल ऑफ गिवन डेटा कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ग्रेट। चलो एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि किस क्लास के लिए है। ये क्लास 11th के लिए है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेकिन 9th और 10th में है तो भी आपको ये लेक्चर काफी हेल्प करेगा अपने जो है स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आज के लेक्चर में आपके साथ में इवन दो इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ डिस्कस, लेकिन फंडे जो है, जो बेसिक आइडियाज हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, वो तो आप यहाँ पे 10th क्लास में भी सीखते हो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और एक करो, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज, है ना? मजा आ रहा है ना आज? आज क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1,
then find the value of this expression. बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ डिफिकल्ट तो करने पड़ेंगे ना यार, हम 11th में जा रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे, है ना। लॉकडाउन की वजह से मेरे ख्याल से ये बच्चे एकदम से पहुंच नहीं पाए 11th में। सर आई एम इन क्लास 12 हाउ टू कवर बैकलॉग इन सम टॉपिक्स। यार अगर आपके कुछ एक ही टॉपिक्स में अगर बैकलॉग है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे कवर करने की सोचो। आप अगर अभी 12th में गए हो तो आपका एकदम ऐसा तो नहीं है कि एकदम कल ही एग्जाम है। बैकलॉग कवर करने के चक्कर में 12th का यहाँ पे कवर करने में आप मतलब वो मत कर देना, है ना, गड़बड़ मत कर देना। 12th को पहले अच्छे से करो, उसके साइड बाय साइड 11th अब आपको कवर करना है। ओके, अच्छा इसका आंसर बता रहे बच्चे? वाह क्या बात है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे मुझे लाइव चैट में करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है लिटरली, लेकिन अगर डर जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरे कंडीशन जो है उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मेरी कंडीशन में मैं देख पा रहा हूँ कि यार साइन स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो मेरे पास में एक इक्वेशन आ रही है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में x कुछ इस तरीके से है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती है, होने दोनों, हमें उससे मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि वो x कौन सा है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा x कौन सा है, हमें इस रिलेशन से मतलब है कि अच्छा फॉर दिस पर्टिकुलर x sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो मुझे अब अगर इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये सारा का सारा एक्सप्रेशन एक्चुअली cos स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पर जो cos की पावर 12 है उसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर की पावर 6, अगले वाले को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर की पावर 5, अगले वाले को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे cos स्क्वायर की पावर 4, और लास्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर की पावर 3। और जहां पर भी cos स्क्वायर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको sin x से रिप्लेस करना अलाउड है, तो रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन एकदम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा sin की पावर 6x प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin की पावर 5x प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin की पावर 4x प्लस sin की पावर 3x। अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें? अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको यहाँ पे एक जल्दी से एक चीज देखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके उसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, बीच में 3 नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करूंगा तो दिखाई देगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सही बोला ना, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इस चीज को अच्छे से लिखूं तो देखो ऐसा लिखा जा सकता है, ये लिखा गया आपका साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक है, ये a क्यूब हो गया हमारा। ठीक है, अगला वाला हो गया यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इनटू साइन एक्स, उसके आगे वाला हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1 लेकिन साइन एक्स की पावर 2, और लास्ट वाला हो गया यहां पर आपका साइन एक्स की पावर 3। ये आप एक बार मैच करके देखो, एग्जैक्टली मैच करता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के साथ में। मतलब अगली स्टेप में आप इसको कंप्रेस करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस साइन का होल क्यूब। लेकिन हमारा जो इनिशियल डेटा था वो क्या था कि आपका साइन स्क्वायर प्लस साइन इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब एंड दैट विल गिव अस आवर फाइनल आंसर, जो यहां पर आपको 1 दिख रहा है। इज दैट राइट? फर्स्ट टाइम गलत हो गया रमेश, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। आर एस अग्रवाल क्लास 10th में ये क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में भी ये कुछ बच्चे बता रहे हैं, मतलब आप 10th क्लास में काफी अच्छे लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली पढ़ चुके हो। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बेसिकली ऑथर्स जो हैं, आप ये सोचो कि आर डी शर्मा की जेई लेवल की बुक भी आती है, तो वो ऑथर ऑब्वियसली जानता है कि आगे चल के बच्चों को किस तरह के क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस ऑथर ने क्या किया, उस ऑथर ने 10वीं क्लास की बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस डाल दी। यू शुड बी थैंकफुल टू आर डी शर्मा फॉर दिस, है ना, कि उन्होंने आगे की थोड़ी सी जो जानकारी है
उसका यूज करके आपको 10th में ही यहाँ पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है दिखा दी। ठीक है, ऑलराइट। चलो तो यहां तक आके हमारी आज की प्रैक्टिस थोड़ी सी रोकते हैं, है ना। लेकिन आज का जो कंटेंट है उसमें एक थोड़ी सी चीज मैं एक्स्ट्रा आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आज के लेक्चर का दो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि देखना कि क्या हमारे जेई के अंदर बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो वो तो हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट कर लिया। हमने एक्चुअली देखा यहाँ पे दो क्वेश्चन जो जेई मेंस में आए हैं उनको हमने बड़ी आसानी से 10th के नॉलेज से सॉल्व कर लिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट रहेगा ये समझना कि हम 11th में एक अलग तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर निकलकर ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना चाहते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोर्शन, लेकिन दैट विल गिव यू अ फील कि कल से हम जो पढ़ने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कल से मतलब शायद अगले मंडे से, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शायद आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर प्रैक्टिस सेशंस आल्सो। तो यहाँ पर पहले बताओ कि आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पहले से याद है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 45 का वैल्यू कितना, साइन 30 का वैल्यू कितना, सारे बच्चे एकदम फट से आंसर दे सकते हैं ना इसका। तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं कि ये वैल्यूज आते कैसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री का स्पेसिफिकली कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं तो मैं एक बहुत ही बढ़िया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर सकता हूं। अगर मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूं विच इज आइसोसेलेस आल्सो, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूं विच इज आइसोसेलेस आल्सो, तो मेरे पास बचे हुए दोनों एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होने की वजह से 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर फिगर में देख के बताओ कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना, तो अब मैं इस फिगर को देख के बड़ी आसानी से आंसर दे सकता हूं। मैं यहाँ पे आंसर दे सकता हूं, साइन होता है सामने वाली साइड मतलब a अपॉन हाइपोटेनस मतलब √2a। ए और ए यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास में यहाँ पे साइन 45 का आंसर आ गया है तो आप इसी तरीके से cos 45 भी निकाल सकते हो और आई गेस tan 45 भी निकाल सकते हो। cos 45 के लिए आप यहाँ पे एडजेसेंट साइड लोगे, हाइपोटेनस लोगे, तो आपके उसमें फिर से 1/√2 आंसर आ जाएगा। और tan 45 तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को दिख ही गया होगा। tan 45 यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन a विच विल गिव यू 1 एज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता पा रहे हैं। क्या मैं सेम चीज 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी कर सकता हूं? यस, मैं यहां पर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनो, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अपर वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूंगा तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर 60 डिग्री भी होगा और 30 डिग्री भी होगा। तो ये जो आपके उसमें एबीडी ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज सफिशिएंट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग कि साइन 30 का वैल्यू कैसे आया, cos 30 का वैल्यू कैसे आया, cos 60 का वैल्यू कैसे आया, tan 30 का वैल्यू कैसे आया। ये सारी चीजें आपको ट्राइंगल एबीडी में दिख जाएंगी। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत कैसे करनी पड़ेगी। आप पहले यहाँ पे एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल से स्टार्ट करोगे। मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको डेलिबरेटली 2x माना है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो नीचे वाला साइड दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे x और x लिखना अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2x साइड का आपके साथ में एक ट्राइंगल शेयर किया एबीसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो मेरे पास में जो ट्राइंगल बना है एबीडी, क्या मैं उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एडी का लेंथ निकाल सकता हूं? मेरे पास में क्योंकि हाइपोटेनस 2x के बराबर है, मेरे पास में बेस x के बराबर है, तो मेरे पास में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आंसर एडी का कितना निकाल के देगा, √3x, वो एक आंसर निकाल के देगा आपको। तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे देख के आंसर बताते जाओ। क्या आप यहाँ पे मुझे साइन ऑफ 30 डिग्रीज देख के बता सकते हो? साइन ऑफ 30 डिग्रीज मतलब 30 के सामने वाला x लेंथ का है, और जो हम ट्राइंगल की बात करें उसका हाइपोटेनस 2x लेंथ का है, इसलिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो आप cos ऑफ 60 डिग्री के लिए 60 के एडजेसेंट साइड को लोगे और उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस लोगे, तो इस बार आपके पास में फिर से जो रेशियो जनरेट होगा कितना होगा, 1/2 के बराबर ही आंसर आएगा। इज दैट राइट? क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास में साइन 30 का आंसर निकल गया, cos 60 का आंसर निकल गया। क्या आप इसी तरीके से सारे नहीं करते हैं, एक बार मुझे जल्दी से tan 30 ढूंढ के बता सकते हो क्या? tan 30 का आंसर कैसे निकलेगा? 30 के सामने वाला और 30 का एडजेसेंट। 30 के सामने वाला है यहाँ पर x और 30 के एडजेसेंट है यहाँ पे √3x।
एक्स और एक्स कैंसिल करके आपका आंसर आ गया 1/√3। हमने राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ये तीन वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से निकाल ली। कौन कौन सी? 45 डिग्री वाले वैल्यूज, 30 डिग्री वाले वैल्यूज एंड 60 डिग्री वाले वैल्यूज। लेकिन अब मुझे बताओ कि आपने 10th क्लास में दो और अच्छे वैल्यूज पढ़े हैं जिनके वैल्यूज आपने याद भी किए हैं। वो कौन कौन से हैं? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मुझे यहां पे सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्लियर होता है। अगर मैं डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री का ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही करूंगा तो क्या मैं कभी भी साइन ऑफ 0 डिग्री का आंसर कभी भी करेक्टली निकाल के बता पाऊंगा? अप्रोक्सीमेटली बता पाऊंगा। जैसे कि यहां पर मैंने आपके साथ में एक फिगर शेयर किया है। ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर बहुत ही छोटा है, इसका परपेंडिकुलर बहुत ही छोटा है, इसलिए ये जो एंगल आएगा ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा। फिर से सुन लो, ये क्या होगा? ऑलमोस्ट 0 डिग्री। एग्जैक्ट 0 डिग्री में कैसे बना सकता हूं ट्राइंगल के अंदर? ट्राइंगल के अंदर 0 डिग्री बन ही नहीं सकता। और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। 90 से थोड़ा सा तो कम ही होगा ना। तो यहां पे मैं नियरली के साथ में डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं। नियरली 90 डिग्रीज एंड नियरली 0 डिग्रीज आपको इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में नजर आ रहा है। सोच पा रहे हो आप इस बात को? यहां पर लिमिटेशन समझ में आ रही है आपको? अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही फंसे रह जाओगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी करेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन तब भी आपने यहाँ पे निकाला। आपने यहाँ पे बोला सर साइन ऑफ 0 डिग्री हमको बताया था टीचर ने। हाँ, तो मैं भी एग्री करता हूँ। साइन ऑफ 0 डिग्री आपका जो यहाँ पर बनना चाहिए वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा AB अपॉन AC के बराबर। और AB अपॉन AC जो है वो ऑलमोस्ट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बहुत छोटा है, आपका हाइपोटेनस बहुत बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं कि चलो ये एग्जैक्ट 0। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँ व्हाट इज साइन ऑफ 90 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज के लिए मुझे 90 के सामने वाला साइड लेना पड़ेगा। 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा आपका यहाँ पे BC और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका यहाँ पे फिर से AC। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट सेम है। AC का लेंथ और BC का लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑलमोस्ट वन वैल्यू निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम लेके डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस क्लियर हो रहा है आपको? हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बताएंगे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 0 डिग्री बना ही नहीं पा रहा हूँ और 90 डिग्री बना ही नहीं पा रहा हूँ तो? ठीक है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने 10th में यहाँ पे मान लिया था तो हमें वैल्यूज तो पता है। और ऐसे आप यहाँ पे tan और cot का और secant का और cosec का भी डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, और वो सारा डिस्कशन करके आपने एक बहुत बढ़िया तरीके से टेबल याद किया था। वो टेबल मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को इस टेबल में डाउट होगा। आप इसको जस्ट नोट्स के पर्सपेक्टिव से डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलते हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज व्हाई इज देयर इवन अ नीड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 11th अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को मास्टर कर चुके थे क्लास 10th में। तो हमें यहाँ पर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही? तो सबसे पहला यहाँ पर रीजन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही रहेंगे तो हम इन वैल्यूज को कभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये जो आ रही है ये क्यों आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? 0 डिग्री 90 डिग्री समझना है अभी हमें अच्छे से। और क्या नहीं समझ में आ रहा है अभी हमें कि क्या मैं अपने लाइफ में कभी भी साइन ऑफ 120 डिग्री लिखना चाह रहा हूं या नहीं लिखना चाह रहा हूं? 120 बोल दो, 150 बोल दो, 135 बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या मैं इस तरह के 90 डिग्री से बड़े एंगल्स कभी भी देखना चाह रहा हूं साइन कॉस टैन के साथ में? हाँ, मैं देखना चाह रहा हूं। क्यों देखना चाह रहा हूं? एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक बिल्कुल बेसिक सा यहां पर आपके साथ में हम डिस्कशन आगे चल के भी करने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं ABC, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, तभी आपको कल के लेक्चर में समझ में आएगा कि यार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। 10th में मेहनत करने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बचपन से कौन सा है? हम यहाँ पर इसका एरिया लिख सकते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू AD के बराबर।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने हाइट जब ड्रॉप करी है तो आपके उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बना है। अगर आपको बाय चांस ये एंगल सी पता है तो क्या आप इस हाइट एच को सी के टर्म्स में लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखो यहाँ पे वो कितना बनेगा। एक बार मैं यहाँ पे और एक चीज जो है इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। ए के सामने वाला जो साइड लेंथ है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, बी के सामने वाला जो साइड लेंथ है उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूँ, और सी के सामने वाला जो साइड लेंथ है उसको मैं स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन सी का वैल्यू कितना है तो आप कितना बताओगे मुझे? एच अपॉन बी बताओगे। मतलब एच कैन बी रिप्लेस्ड विद बी साइन सी। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, आपका जो एच है, जो आपकी हाइट है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद बी साइन सी, और जो आपका बी सी है उसको आपने यहाँ पे स्मॉल ए नाम दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो कन्वर्ट होता है वो क्या होता है? ए इंटू बी साइन सी। क्लियर हो रहा है? ये हमारा एरिया को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। ये आपने पहले भी हीरोन्स फॉर्मूला जो पढ़ा था जूनियर क्लासेस में तो किया होगा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर जो आपको मिल रही है दैट इज हाफ ऑफ ए बी साइन सी। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको दिखाया है ये केवल तभी वर्क करेगा जब आपका सी एक एक्यूट एंगल होगा? क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए यूज नहीं कर सकता क्या? अगर मेरे पास यहाँ पे सी का वैल्यू, एंगल सी का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे साइन के अंदर क्या डालने की जरूरत पड़ेगी? मुझे साइन के अंदर यहाँ पे 120 डिग्री डालने की जरूरत पड़ेगी अगर ये 120 डिग्री है तो। लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही दबे रह जाएंगे तो हम कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 120 डिग्री तो प्लॉट कर ही नहीं सकते ना। आप राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल थीटा प्लॉट करोगे दैट थीटा विल ऑलवेज बी एक्यूट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमने जो यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ा है वो गलत है, नहीं, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बोर्स मॉडल पहले जो हमने पढ़ा वो आज की डेट में बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो चुका है। केमिस्ट्री में ऐसा कई बार होता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। हमने जो यहाँ पे 10th क्लास में चीजें पढ़ी वो एग्जैक्टली सही है, लेकिन वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थॉट है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं। और हम इस तरह के वैल्यूज का भी आंसर निकालना चाहते हैं जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, और वो हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट हमारा डिस्कशन नेक्स्ट वीक से। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत डेजा वू हुआ होगा। आपको यहाँ पर याद आया होगा, हाँ सर ये क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन हमने किया था, सर मेंस के क्वेश्चन आपने कराया, ये क्वेश्चन तो आरडी शर्मा में पहले से था। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको अगर लगी हैं तो बिल्कुल सही आपकी प्रैक्टिस रही है क्लास 10th में। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों आपकी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपके साथ में हम करने वाले हैं। मंडे ट्यूसडे वेंसडे आप यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो। क्लास 11th की क्लासेस 7 बजे से शुरू हो जाती हैं, और आपका जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला स्लॉट है उसके अंदर क्लास 11 के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाते हैं 4 बजे से। मतलब कल आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है यहां पर 4 बजे आकर, तो आप अलार्म अभी से लगा लो अपने मोबाइल के अंदर। 4 बजे का अलार्म लगाओ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का, और 7 बजे का अलार्म लगाओ मंडे ट्यूसडे वेंसडे का। लेकिन आप यहाँ पे अगर साथ साथ में 12th के भी लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे में 12th के आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके 12th के थ्योरी सेशंस होते हैं। अगर आपको दोनों अटेंड करना है तो बिना कुछ सोचे समझे आप 4 बजे इस चैनल के ऊपर आ जाया करो, आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट डिलीवर होते हुए मिलेगा। ठीक है, नाउ दैट इज द डेडिकेशन विथ विच वी आर टेकिंग सेशंस ऑन दिस चैनल। आपके साइड से भी अगर बच्चों हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो हम और आप मिलकर यहाँ पे डेफिनेटली एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर IITians और NITians जनरेट कर सकते हैं बाय गिविंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ रिवॉल्यूशन विच विल बी क्रिएटेड अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो? क्योंकि आज के डेट में अगर आपको IITian बनना है, आपको NITian बनना है, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे बड़े बड़े अमाउंट में पे करके क्वालिटी एजुकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट हैज टू चेंज, और वो बच्चों हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है लास्ट ईयर से ही। आप हमारे लास्ट ईयर का जो क्वालिटी कंटेंट है वो भी एक्सेस कर सकते हो tinyurl.com/JEE मोबाइल को लिखकर अपने ब्राउजर में। आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको लास्ट ईयर के लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके इस साल के लेक्चर्स हैं those are better than last year because we are improving on what we have already delivered। इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं कि लास्ट ईयर के लेक्चर्स आपके अच्छे नहीं है, वो भी गोल्ड माइन है।
जेई एस्पिरेंट्स के लिए, बट आप ये सोचो कि गोल्ड माइन को और इंप्रूव कर देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। वो अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है इन जे लाइव डेली 2.0, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आप हमारे साथ में कनेक्टेड रह सकते हो टेलीग्राम ऐप के ऊपर। आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने ब्राउजर में जाके tinyurl.com/unacademychat, और आप इस ग्रुप में एंटर हो जाओगे जहां पर हम बच्चों के साथ में रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट शेयर करते हैं। और एक बच्चा मुझसे यहाँ पे पूछ रहा था, उस बच्चे की क्वेरी यहाँ स्पेशली आंसर हो जाएगी आई गेस। और भी यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो पहले तो उन बच्चों ने यहाँ पे सारे फीचर समझ लेने चाहिए। अगर आप फीचर समझोगे तो आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस है वो जानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपको अमेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं और अफोर्डेबल रेट में मिल रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन डेडली बन चुका है, ये तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पुश करना चाहिए और अपने सब्सक्रिप्शन को लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे बच्चों आपकी क्लासेस लाइव होती हैं, एजुकेटर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, साथ ही साथ वहां पे लीडर बोर्ड वाला फंडा है। हर क्लास में मुझे पता चलता है कि कौन बच्चा आज के लेक्चर में अच्छा कर पाया, ठीक है। आपको यहाँ पे नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज देने को मिलती है ताकि आपको पहले से अपनी रैंक का अंदाजा हो, ऑल इंडिया में आप कहाँ स्टैंड करते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से रखे जाते हैं। उन सेशंस में थ्योरी डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता है, उन सेशंस में केवल डाउट क्लियरिंग होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, देन नोबडी इज एक्चुअली आस्किंग यू टू डिफाइन बिफोर हैंड कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करोगे, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप कौन से फीचर्स यूज करोगे, नहीं। आपको बस ये बताना है कि आप कितने समय के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अनअकैडमी जेई टीम के जितने भी आप वहां पे कोर्सेज देख रहे हो सब अटेंड कर सकते हो। जो पहले हमने कोर्सेज ले लिए हैं उनको भी आप जाके देख सकते हो। जो कोटा के एजुकेटर्स वहां पे बैचेस ले रहे हैं आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। डीसी पांडे जैसे एजुकेटर्स जो ऑलरेडी ऑथर हैं इतने बड़े बड़े बुक्स के, आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल ऑन व्हाट कोर्सेस यू टेक वंस यू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। और बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और भी नए नए एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो सिंगेज पब्लिकेशन की और पियर्सन पब्लिकेशन की, वायलेस पब्लिकेशन की इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ते हैं, उनके ऑथर्स ने भी यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो सोचो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है। अनअकैडमी जेई टीम के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे ऑथर्स के साथ साथ डिस्कशन करने को मिल रहा है, तो इससे बेटर आपको कहाँ कुछ मिल सकता है, दैट टू सिटिंग एट योर होम, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर प्लस सेक्शन में जाके अपने आईआईटी जेईई गोल्ड को सब्सक्राइब करना है, आईआईटी जेईई गोल्ड को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप एक्चुअली कौन सा बैच ज्वाइन करोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज दोगे कि नहीं दोगे, डाउट पूछोगे कि नहीं पूछोगे, या केवल डाउट पूछोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कोई नहीं पूछ रहा है। वो हम आपसे केवल इतना पूछ रहे हैं कि आप कितने समय के लिए अनअकैडमी के स्टूडेंट बना रहना चाहते हो और इन पर्टिकुलर फीचर्स का यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है दैट इज 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 1 ईयर इज ऑल्सो इक्वली अफोर्डेबल, ठीक है। तो 1 और 2 साल के बच्चों यहाँ पर जो आपके प्लान्स हैं वो आपके समीर लाइव कोड यूज करके डिस्काउंट के साथ में ये पर्टिकुलर प्राइस में मिलते हैं। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन कोई दे रहा था तो वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देने वाले तो यहाँ पे सालों से लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो क्वालिटी एजुकेशन जिस रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं आम जनता उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, या फिर अगर पेरेंट्स अगर उसको अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों के साथ में उसको अफोर्ड कर रहे हैं, शायद लोन लेके अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो वो अब यहाँ पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब इस पर्टिकुलर रेट में 1 साल और 2 साल पढ़ने को मिलेगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। समीर लाइव कोड आप यूज कर सकते हो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि यार मैथमेटिक्स में जो आपके डिस्कशंस हैं वो और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ में आके, ठीक है। तो आप ये कोड यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन को परचेज करो। और क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी जेईई पे मुझसे पढ़ चुके हो, तो आपका जो ट्रांजिशन फेज होगा वो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे टीचिंग स्टाइल से यहाँ पे वाकिफ हो। मैं किस तरह के क्वेश्चंस कराता हूँ, किस स्पीड से क्वेश्चन कराता हूँ, कितनी डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ, वो सारी चीजें आपको बताएं, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रॉम अनअकैडमी जेईई चैनल टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये थॉट आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन करना चाहिए वो यहाँ पे ध्यान से सुन लो। कोई भी बच्चा अगर वाकई अफोर्ड नहीं कर सकता है 1350 रुपए पर मंथ, अगर आप 1350 रुपए पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन लिटरली डोंट वरी,
ठीक है, आप यहाँ पर भी अगर बड़े डेडिकेशन के साथ में सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे, यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस टू क्रैक आईआईटी एंड क्रैक एनआईटीज। ठीक है, आप यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस बहुत बढ़िया रैंक के साथ में क्रैक कर सकते हो, लेकिन if you can afford this particular price per month, then you should not miss out on this wonderful opportunity. That's what we want to convey. ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका अनअकैडमी जेई चैनल का मेन मोटिव है, दैट इज टू रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 1350 रुपए भी अफोर्ड करने में यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ठीक है, बट दे डू डिजर्व क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी है उन बच्चों तक पहुंचने में। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी जेई चैनल के लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विद द हैशटैग JLiveDaily। ये हैशटैग हमारे रिवॉल्यूशन का हैशटैग है जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। ठीक है, और दिन ब दिन यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है। कई सारे बच्चों को पता चल रहा है कि अब यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे नए हैं, आपने अगर अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद की हेल्प करें। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर पहले तो जेई का लें, अनअकैडमी जेई चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके यहाँ पे होने वाले सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आई होप आई वॉज वेरी क्लियर इन अंडरस्टैंड इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज द नीड फॉर टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों आपको अगर लगता है कि अनअकैडमी जेई चैनल की तरह और भी चैनल्स होने चाहिए, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। अनअकैडमी जेई के साथ साथ यहाँ पे अनअकैडमी नीट मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, अनअकैडमी 9th 10th और 11th 12th स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नजर में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट ये पर्टिकुलर चैनल्स फुलफिल कर सकते हैं, देन डू गाइड योर फ्रेंड्स टू दीज चैनल्स, इट विल बी अ बून फॉर देम। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास आपकी जो होने वाली है दैट वुड बी विद एंटायरली न्यू कंटेंट। आज के लेक्चर में यहाँ पर आपको जो देखने को मिला दैट वाज ऑलरेडी टॉट इन क्लास 10th, है ना, लेकिन आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा जरूर आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बस मजे के साथ में हम पढ़ते रहेंगे और जेई हम यहाँ पे निकाल के बताएंगे। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।